जय हिंद दोस्तों। आईएएस की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब फर्स्ट certain policies that government should adopt, second the goals and objective that we as a society should adopt, third certain rights that individuals should enjoy apart from the fundamental right. We have to identify the correct statement, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 and 3. तो करेक्ट आंसर है इसका डी, दैट इज 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उसमें अंडर क्या क्या प्रिस्क्राइब किया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है आपका कि डायरेक्ट डीपीएसपी में वो चीज़ प्रिस्क्राइब की गई है कि गवर्नमेंट के द्वारा किन नीतियों को अपनाया जाना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वो लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव जो हमें एज अ सोसाइटी अपनाने चाहिए वो डीपीएसपी में प्रिस्क्राइब किए गए। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट हैं व्यक्तिगत, उनके अलावा कुछ और अधिकार इसमें प्रिस्क्राइब किए गए हैं। इसीलिए आपकी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। Which of the following has been described as the horoscope of our sovereign democratic republic? A option fundamental right, B option DPSP, C preamble, D fundamental duties. तो करेक्ट आंसर है इसका प्रियम्बल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द हॉरोस्कोप ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, वो इनमें से क्या क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रही है। तो हॉरोस्कोप का अर्थ है भविष्यफल। भविष्यफल किसका? हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का। ठीक है, तो वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? तो वो प्रेम्बल के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। इसको कुछ और देखते हैं, जैसे कि हमारा प्रेम्बल यानी हमारी इंट्रोडक्शन या परिचय या प्रीफेस या आपकी प्रस्तावना। ठीक है, तो इसको बेसिकली आपको एनए पालीवाला के द्वारा कहा गया था कि जो ये प्रेम्बल है, उद्देशिका है हमारी, वो आइडेंटिटी कार्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी संविधान का परिचय पत्र है। ऐसे ही एक और स्टेटमेंट के एम मुंशी के द्वारा बताया गया था कि ये हॉरोस्कोप है किसका? हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। और सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा भी कहा गया है कि जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, परिचय है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये संविधान निर्माताओं के विचार और सपनों को दर्शाता है, जो कि यूपीएससी के 2017 के प्री में पूछा गया था, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो ये प्रियम्बल के बारे में। ये आपका हम प्रियम्बल हमने कल भी डिस्कस किया था, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन grants protection against self-incrimination. However, this protection does not extend to first, oral evidence, second, production of material objects, third, blood specimens. We have to identify the correct answer. 1 only, 2 only, 2 and 3 only, 1 2 and 3. तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 2 and 3 only. आइए इसको आर्टिकल 20 को डिस्कस करते हैं और उसकी सहायता से इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 20 है, वो अभियुक्तों को यानी एक्यूज पर्सन को आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, आर्बिट्रेरी का अर्थ है मनमाने ढंग से, और एक्सेसिव का अर्थ है कि अत्यधिक सजा के से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 20 आपका। और किन को प्रोटेक्ट करता है? चाहे वो सिटीजन हो, देश का नागरिक हो, विदेशी हो, या एक लीगल पर्सन हो। लीगल पर्सन जैसे ये आप विधिक पर्सन जैसे एक कंपनी, ठीक है, तो उसे लीगल एंटिटी समझा जाता है। ठीक है, ये तो ये हुआ इंट्रोडक्शन। अब आर्टिकल 20 में 3 प्रोविज़न है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला प्रोविज़न है नो एक्स फैक्टो लॉ, मतलब कोई भी भूतलक्षी प्रभाव से कोई भी विधि इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी। नो एक्स फैक्टो लॉ, इसमें इसके अंदर 2 प्रोविज़न है। पहला है कि कन्विक्ट को जिस टाइम किसी अभियुक्त ने कोई क्राइम किया है, तो जो क्राइम के टाइम पे लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही उसको बेसिकली सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई पहले से लॉ या अब जो करंट में लॉ उसके अकॉर्डिंग सज़ा देंगे। कन्विक्ट ने जो क्राइम किया है उस टाइम पे जो लॉ था उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको
सज़ा दी जाएगी, या सब्जेक्ट अब, और जिस टाइम उसने जो क्राइम किया था, उस टाइम जो उस क्राइम के लिए आपकी पेनल्टी थी, उससे अधिक पेनल्टी आप नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये आपका नो पोस्ट पोस्ट फैक्टो लॉ से संबंधित था। सेकंड है नो डबल जेओपार्डी। जेओपार्डी का मतलब है कि दोहरी क्षति नहीं दे सकते, मतलब एक ही क्राइम के लिए उसको एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है। और तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमेशन। इसमें कहता है कि कोई भी पर्सन को आप बाध्य नहीं कर सकते किसके लिए, कि स्वयं के विरुद्ध में विटनेस होने के लिए, ठीक है। और ये प्रोटेक्शन सेल्फ इंक्रिमेशन की जो रहेगी वो ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के केसेस में रहेगी, जो आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन में दिया था कि ये प्रोटेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू, इन दोनों पे एक्सटेंड नहीं करता है, इस पे एक्सटेंड करता है, ओरल एविडेंस पे, ठीक है। तो ये पूछा गया है। इसके बाद ये किस पे एक्सटेंड नहीं करता, ये सब प्रोविज़न ये एक्सपेंड नहीं करता है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। कोई भी भौतिक साक्ष्य पर आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, भौतिक साक्ष्य उसके लिए, ठीक है। और कंपल्सरी टू गिव थंब इम्प्रेशन, स्पेसिमेन, ब्लड स्पेसिमेन एंड कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के साक्ष्यों को दिखाने के लिए, ठीक है। और ये उन पर भी लागू नहीं होता है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इट एक्सटेंड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है, न कि सिविल प्रोसीडिंग या जो क्रिमिनल नेचर की नहीं है। तो ये जाना हमने आर्टिकल 20 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज ऑफिसर आर कवर्ड अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। सीएटी हमने कल भी डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑप्शन है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सेकंड द सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट, थर्ड ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, फोर्थ सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विसेज। तो अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, 1 2 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 3 एंड 4 ओनली, 1 2 एंड 4 ओनली। तो करेक्ट आंसर है इसका 3 एंड 4 ओनली। तो सीएटी के अंडर जो ऑफिस कवर्ड हैं वो 3 ऑप्शंस में से 3 एंड 4 ओनली ही हैं। तो कल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने जैसे कल डिस्कस किया था कि सीएटी यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पार्ट 14A के अंडर ऐड किया गया था। पार्ट 14A में आपको नाम दिया गया है ट्रिब्यूनल, ठीक है। और इसके अंदर दो आर्टिकल आपको गिवन है। एक है आर्टिकल 323A जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करता है, दूसरा आर्टिकल जो है 323B ये ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर से डील करता है। सीएटी को 1985 में एस्टैब्लिश किया गया था। प्रिंसिपल बेंच इसकी दिल्ली में है और एडिशनल बेंच डिफरेंट स्टेट में है। सीएटी एक मल्टी मेंबर बॉडी है और इसमें एक चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है चेयरमैन एंड मेंबर का। बट चेयरमैन की एज 65 ईयर तक वो अपने पद पे बना रह सकता है और मेंबर्स जो हैं 62 ईयर्स तक अपने पद पे बने रह सकते हैं, ठीक है। सीएसटी की जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, उसका क्षेत्राधिकार है, वो किस पे लागू होता है? भर्ती, रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विसेज मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट कवर बाय इट, जो उसके अंतर्गत कवर किए जाते हैं। इसकी ज्यूरिडिक्शन एक्सटेंड करती है ऑल इंडिया सर्विसेज, द सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट अंडर सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विसेज। ये आपका क्वेश्चन में दिया गया था, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विसेज। ये जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विसेज। परंतु इसका क्षेत्राधिकार किन पे लागू नहीं होता? डिफेंस फोर्सेस के मेंबर्स पे, ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए जो क्वेश्चन में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत था, ठीक है। और किस पे नहीं? सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट कवर्ड बाय इट। ऑल राइट। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था। इसमें एक चीज़ और है कि ओरिजिनली क्या होता था कि जो सीएटी के निर्णय होते थे, उनके निर्णय के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है और हाई कोर्ट में नहीं, ठीक है। ऐसा ओरिजिनली मूलभूत में रूप में बताया गया था। परंतु क्या हुआ, चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये तो जो है हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को के अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, ठीक है। आप हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि आपका जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक समीक्षा, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। ये हम बेसिक स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि इसके बाद जब चंद्र कुमार केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीएटी के निर्णयों के विरुद्ध जो है
हाई कोर्ट में भी अपील दायर की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन बाय पंचायत इज इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, लीगल राइट या फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पंचायत में इलेक्शन लड़ने का जो अधिकार है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, लीगल या फंडामेंटल। तो करेक्ट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये एक संवैधानिक अधिकार है। हम इसमें थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारे संविधान में देखिए हर एक सिटीजन को ये अधिकार है कि वो अपना प्रतिनिधि चुने या एक प्रतिनिधि के रूप में अपना इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाए। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये हर एक सिटीजन को ये अधिकार है। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, ठीक है, अ राइट टू वोट एंड अ राइट टू ऑब्जेक्ट टू एन इनएलिजिबल पर्सन एक्सरसाइजिंग राइट टू इट। यानी अगर कोई राइट टू वोट का उल्लंघन कर रहा है तो उसके ऑब्जेक्शन करने का भी अधिकार, ये तीनों अधिकार क्या हैं, ये संविधि द्वारा आपको दिए गए हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जब उन्होंने जांच किया तो ये केस था जावेद एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स इन 2003। इसमें कहा कि राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन न तो एक आपका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, न ही एक सामान्य विधि है, ये क्या है, एक संविधि है। ठीक है, संविधि है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है, जो आपको ऑप्शन में पूछा गया था फॉर एन ऑफिस ऑफ पंचायत, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। संसदीय शासन की बात कर रहा है। फर्स्ट, द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। थर्ड, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटर। वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। 1 and 3 only, 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3। तो करेक्ट आंसर है इसका 2 and 3 only। इसको डिटेल में देखते हैं। जो हमारा संविधान है, संविधान ने बेसिकली जो ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली या संसदीय सरकार की प्रणाली अपनाई है। ठीक है, और ये जो प्रणाली है ये बेसिकली सहयोग और सामंजस्य पे बिलीव करती है। किसके बीच में, कार्यपालिका और विधायिका यानी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के बीच में। ठीक है, तो भारत की जो संसदीय सरकार है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या पहली विशेषता है कि नाम मात्र का और वास्तविक इसके आपका कार्यकारी होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कि प्रधानमंत्री आपका वास्तविक प्रधान होता है और राष्ट्रपति आपका नाम मात्र के प्रधान होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में गिवन था। ठीक है, तो इसीलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद दूसरा है इसमें कि मेजोरिटी पार्टी रूल यानी बहुमत दल का शासन होता है। थर्ड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की टू दी लेजिस्लेटिव, कार्यकारी की विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व था। ये भी आपका ऑप्शन में गिवन था थर्ड, इसीलिए थर्ड भी आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फोर्थ कह रहा है कि मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेटर। ठीक है, फिफ्थ कह रहा है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड और द चीफ मिनिस्टर, जो केंद्र में आपके प्रधानमंत्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं और राज्यों में मुख्यमंत्री। डेजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोअर सदन का विघटन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, भारत में की जो संसदीय सरकार की प्रणाली है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स हैं। अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटिश में क्या है, संसदीय संप्रभुता है यानी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, और अमेरिका में क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है यानी न्यायिक सर्वोच्चता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, कैसे सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी भी संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अपनी जुडिशियल पावर की, जुडिशियल रिव्यू की पावर के अंतर्गत। ऐसे ही संसद कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े भाग में अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है। हालांकि हमारा जो संप्रभुता है हमारी संसद की वो कुछ कारणों से बाधित होती है। किन किन कारणों से, कि संविधान सर्वोच्च है हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। संविधान संसद की संप्रभुता को सीमित करता है। दूसरा, संघीय नेचर हमारा, जो हमारी व्यवस्था है। तीसरा, कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ये सब हमारे भारत की जो संसद है उसकी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को प्रभावित करते हैं। इसीलिए भारत की जो पार्लियामेंट है सॉवरेन नहीं है, जैसा कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट है। ब्रिटिश की पार्लियामेंट एक सॉवरेन पार्लियामेंट है, यानी ब्रिटिश में जो उनकी संसद है वो सर्वोच्च है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संविधान संप्रभु आपका सर्वोच्च माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट first, a person cannot be forced to attend religious instruction in a state recognized educational institution. Second, a fee or tax cannot be levied by government on religious endowment and pilgrims. We have to identify the correct statement. One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो इसका करेक्ट आंसर है वन ओनली। आइए आर्टिकल 28 और 27 को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 28 के अंडर आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है। पहला, कि जो भी इंस्टीट्यूशन स्टेट वित्तीय द्वारा यानी स्टेट फंड द्वारा टोटली मेंटेन किए जाते हैं, जिनका वित्त पोषण स्टेट फंड द्वारा टोटली होता है, उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, एक बात। दूसरी बात, ये प्रोविज़न उन इंस्टीट्यूशंस पे नहीं लागू होता है जो स्टेट के द्वारा प्रशासक उनका स्टेट के द्वारा किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका स्टेट के द्वारा किया जाता है, परंतु उनको जो स्थापित किया गया है वो किसी ट्रस्ट या एंडाउमेंट के द्वारा किया गया है, किसी न्यास या ट्रस्ट के द्वारा किया गया है, ठीक है। परंतु जो इंस्टीट्यूशन है ना स्टेट के द्वारा मान्यता प्राप्त है या उनके द्वारा कुछ फंड उनकी फंडों के थ्रू सहायता की जाती है, वहाँ पे क्या प्रोविज़न होगा कि वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो बिना उसकी मर्जी के कोई धार्मिक शिक्षा या उस प्रकार के कार्यों में संलग्न हो। तो ये जो थर्ड आपका तीसरी बात हमने सीखी, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन था कि अ पर्सन कैन नॉट बी फोर्स्ड टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन अ स्टेट रिकॉग्नाइज्ड, यानी स्टेट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में किसी भी ऐसे पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। अब डिस्कस करते हैं हम आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन को बाध्य नहीं किया जाएगा किसी प्रकार के कर आरोपण के लिए, अगर वो बेसिकली किसी भी रिलीजियस आपका रिलीजन को या रिलीजियस डिनोमिनेशन को प्रमोट कर रहा है या उसको मेंटेनेंस कर रहा है, तो उसको लिए फिर उसको उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। परंतु ये प्रोविज़न जो है सिर्फ टैक्स तक सीमित है, ये अगर शुल्क तक नहीं सीमित है, शुल्क के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी फ़ी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें दी हुई थी, अगर टैक्स लिखा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, बट इसमें फ़ी भी ऐड कर दिया गया, इसीलिए आपका सिर्फ वन ओनली स्टेटमेंट सही है। तो आर्टिकल 20 ऐसा क्यों किया गया? अब बात ये है ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि फ़ी बेसिकली क्या है, धर्मनिरपेक्ष ता को बनाने के लिए किया गया ताकि सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है। और इसका इसका उद्देश्य किसी भी धर्म या उसको प्रमोट करना नहीं है, ठीक है। फ़ी क्यों ले जाती है, शुल्क क्यों लिया जाता है, ताकि उनका तीर्थयात्रियों का सही तरह से उनको सुविधाएं, सेफ्टी उनको प्रदान की जा सके, ठीक है। तो इसलिए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Both require entry visa for visiting India for any purpose. Both are at par in terms of matter related to the acquisition of agriculture or plantation properties. We have to identify the correct statement. One only, two only, both one and two, neither one, not two. तो इसका जो करेक्ट आंसर है नाइदर वन नॉट टू। अब इस क्वेश्चन में हम एनआरआई और ओसीआई के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो एनआरआई किसे कहते हैं? एनआरआई बेसिकली इंडियन सिटीजन ही होता है, ठीक है, जो भारत के बाहर रह रहा होता है और उसके पास इंडियन पासपोर्ट होता है, इसलिए उसे किसी प्रकार के वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका लिखा गया था कि बोथ यानी एनआरआई और ओसीआई को दोनों को वीज़ा की आवश्यकता होती है, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सिर्फ ओसीआई को वीज़ा की आवश्यकता होती है, एनआरआई को नहीं होती, ठीक है। अब ओसीआई कौन होता है? ओसीआई
कार्ड होल्डर बेसिकली एक पर्सन होता है जिसको रजिस्टर किया जाता है ओवरसीज एज अ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 7A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है। और ओसीआई के अगर हम क्या क्या बेनिफिट उसको प्राप्त होते हैं तो देखें तो पहला तो उसको मल्टी एंट्री वीज़ा, लाइफ लॉन्ग वीज़ा प्रदान किया जाता है आपका इंडिया में आने के लिए। ठीक है। सेकंड उसको एग्जम्पशन होती है किससे, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में कोई भी लेंथ के स्टे के लिए उसको। ठीक है। थर्ड, उसके सारे अधिकार एकदम एनआरआई के समान होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या एजुकेशन फील्ड में, सिर्फ किसको छोड़कर, मैटर रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज, है ना। तो इस यही सेकंड स्टेटमेंट में दिया था आपका कि दोनों सेम होते हैं, मैटर रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में तो एन ओसीआई के राइट एनआरआई के समान ही है, परंतु सिर्फ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ को एक्विजिशन में लेकर उसके राइट जो हैं एनआरआई के समान नहीं है। और दो चीज़ें और है कि जो रजिस्टर्ड ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया कार्ड होल्डर है उसको सभी इंटर कंट्री अडॉप्शन के मैटर में एनआरआई के समान समझा जाएगा, और उसको बेसिकली जो आपके नेशनल मॉन्यूमेंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की साइट्स होती हैं उनकी जो फीस ली जाती है वो भी एनआरआई एंड ओसीआई का दोनों सिमिलर ही है। 159 क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट territories of the state, second union territories, third territories that may be acquired by the government of India at any time. We have to identify the correct statement, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, वन टू एंड थ्री, थ्री ओनली। तो करेक्ट स्टेटमेंट है वन ओनली। ठीक है। आइए आर्टिकल 1 को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब आर्टिकल 1 के अंडर बेसिकली क्या कहता है आर्टिकल अंडर की, जो द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, दो टर्म हमें इसमें ध्यान रखनी है, टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया। तो पहले हम टेरिटरी ऑफ इंडिया के डिस्कस करते हैं कि इसके अंडर क्या आएगा। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर तीन चीज़ें आती हैं। पहला, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया का जो क्षेत्राधिकार है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया से बहुत कम है, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आते हैं, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में तीन चीज़ें आती हैं। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि जो यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ टेरिटरीज ऑफ द स्टेट आएंगे, इसीलिए वन ओनली। ठीक है। और कुछ जानते हैं, जो आपका स्टेट्स हैं, ठीक है, बेसिकली स्टेट्स क्या होते हैं, जो फेडरल सिस्टम है हमारा, संघीय सिस्टम है, उसके अंडर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के साथ शेयर करते हैं पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। जबकि यूटी और कोई भी ऐसा टेरिटरी जो हमने एक्वायर की है, ठीक है, उसको टोटली आपका डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रशासित किया जाता है, जैसे आपकी यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है। तो उनको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका रेगुलेट किया जाता है, जबकि स्टेट के केस में क्या होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर के साथ। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रमोट मॉन्यूमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अ नेशनल इंपॉर्टेंस इज अ DPSP fundamental duty value enriched in the preamble of the constitution subject under the 7th schedule। तो ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है, पूछ रहा है कि ये किसके अंडर है, तो करेक्ट आंसर है DPSP। ये आपका आर्टिकल 49 के अंडर एक DPSP के अंडर आता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।